99% केसेस में तैयारी सभी के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण होती है। बिल्कुल में मेरा पढ़ाई में इतना मन भी नहीं लगता था कि सिलेक्शन ना होना एक दूसरा फैक्टर होता है। 6th सेमेस्टर से मैं अपना पढ़ाई में लग गया। बहुत ज़्यादा कोचिंग थी नहीं, ऑनलाइन तो कहीं थी नहीं। जहाँ मैं फंस जाता था वहाँ प्रमोद मदद भी करते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद गिरहेरी। आज इस सेशन में मेरे साथ मेरे सबसे अजीज मित्र रोहन झरकारिया हैं, जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पर हैं। अभी इन्होंने कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों के लिए एक सेशन प्लान किया जाए, जिससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सके। उनके प्लानिंग में कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस जर्नी के दौरान क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उससे बाहर कैसे निकलना है, इन सब बातों पे मैं आज बात करने वाला हूं रोहन सर से। तो स्वागत है रोहन सर आपका। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है ये आपके पूरा कोचिंग का सेटअप देख के। आपने पूरा कोचिंग का पूरा ऑफिस घुमाया, कैसे क्लासेस चलती हैं। ये इस लेवल पे टेक्नोलॉजी आ गई है जो बच्चों को पढ़ाई में, कंपटीशन एग्जाम में इतना हेल्प करे, देख के आज बहुत खुशी हुई। ओके, तो रोहन सर मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत स्ट्रगल पूर्ण थी। तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए, तो आपकी क्या जर्नी रही, स्कूलिंग, और इसके बाद किस तरीके से आपने दिल्ली आए, और दिल्ली से मैं चले भी गए थे आप एक बार, तो वो सारी जर्नी के बारे में बच्चों से बताइए। देखो, मैं प्रमोद तो मेरे संघर्ष के साथी हैं। इन्होंने तो तैयारी हमने साथ में भी की है, और जहाँ मैं फंस जाता था वहाँ प्रमोद मदद भी करते थे। कहीं कोई कंफ्यूजन होता था, डाउट होता था, काफ़ी डिस्कशन भी करते थे। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, 99% केसेस में तैयारी सभी के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण होती है। बिल्कुल। और खासकर जैसे हम लोग जो हैं एक छोटे शहर से निकल के आए थे। जी। मैं सागर, मध्य प्रदेश, एक छोटा ज़िला है मध्य प्रदेश का, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की। और वो स्कूल के दौरान मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा। मतलब मेरा कोई बहुत अच्छा हाई परसेंटेज नहीं आता था। मैं उस दौर में 50-60s में मेरे परसेंटेज रहते थे। और स्कूल में मेरा पढ़ाई में इतना मन भी नहीं लगता था, खेलने कूदने में और बाकी चीज़ों में, जो अक्सर एक बच्चे की चाहत होती है, भाई तेंदुलकर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ उसी टाइप का तेंदुलकर हमें भी बनना था। बिल्कुल बाहर की दुनिया हमने देखी ही नहीं थी कि सही बात। बाहर की कितनी कॉम्पिटेटिव दुनिया है। और 12th के बाद ही असली दुनिया देखा जाए तो लाइफ में शुरू होती है। तो 10th तक मेरे काफ़ी एवरेज नंबर आते थे। 12th भी मैंने करीबन 60% से अपने आप पास आउट किया। और मेरे को पता नहीं था कि मेरे को 12th के बाद क्या करना है। ओके। मेरे लाइफ में कोई वैसा गोल नहीं था। तो मेरे को, जैसे मेरे पेरेंट्स ने, और मेरी सिस्टर क्योंकि ऑलरेडी बीटेक कर चुकी थी, तो कर रही थी उस समय, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि यार तुमको जो है इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो बिल्कुल। मैं अपना क्रैश कोर्स करने के लिए इंदौर चला गया। ओके। और सेम ईयर मैंने अपना क्रैश कोर्स करके और क्वालिफाई किया। और इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में 2005 में अपना एडमिशन ले लिया। वहाँ से एक मेरी लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि स्कूल से निकल के एक कॉलेज में नया एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन वो जो हमारा कॉलेज था वो कोई साधारण कॉलेज नहीं था। सही बात। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस उस समय आपको पता था कि थोड़ी सी वहाँ पे पढ़ाई कम और बाकी चीज़ें, रैगिंग वगैरह हाँ। और दूसरे टाइप की स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़्यादा हुआ बिल्कुल। करती थी। तो स्टार्टिंग में हम भी थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हो गए। तो एक समय सबको डाउट होने लगा कि मेरी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट होगी कि नहीं नहीं होगी। होगी। लेकिन टाइमली चीज़ें मेरे को समझ में आ गई। और ये सारी पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ के 6th सेमेस्टर से मैं अपना पढ़ाई में लग गया था। तो 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर और 1 सेमेस्टर, ये मैंने बड़ी मेहनत की।
और इनका क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने में बहुत मेजर रोल भी होता है, इनके 100% मार्क्स ज्वाइन होते हैं जब आपका फाइनल ईयर आता है। तो मैंने 4 साल में अपनी 68% के साथ अपनी पूरी प्रॉपरली डिग्री कंप्लीट की। और जब हालांकि जब इंजीनियरिंग से पास आउट हुए तो जैसा 12th का पास आउट होता है और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट होता है, दोनों बराबर होते हैं। कोई खास फर्क नहीं होता है। एकदम सही है। क्योंकि अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जो है पास होने के लिए पढ़ते हैं। जो कि एक क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था और इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे जो लोगों को हेल्प कर सके। हम लोगों को अपनी बुक्स लेने के लिए भी भोपाल और जबलपुर जाना पड़ता था। मतलब कोचिंग भी अगर देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की कोचिंग भी नहीं थी उतनी समय। देखा जाए तो रोहन सर बहुत ज्यादा कोचिंग थी नहीं, ऑनलाइन तो कहीं थी ही नहीं। और सिविल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट था वो भी ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस में बंद हो चुकी थी। तो अगर हम लोग को कभी कोई सब्जेक्ट की क्लासेस लेने जानी भी पड़ती थी तो हम लोग जबलपुर और भोपाल जाया करते थे। तो वो एक दौर भी हमने सिविल इंजीनियरिंग में देखा। और ऐसे करके 2009 में जब दिल्ली आए आप जब 2009 में हम दिल्ली आए बेरसराय, उस समय मेड इजी जो है बेरसराय लगा करती थी, हमने वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ पे ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल देख के सारी चीज़ें हमने फर्स्ट टाइम इतना टेक्निकली क्लासेस हमने देखी थी। तो बीच में ही मैं जो है छोड़ के चला गया कि भाई यहाँ पे तो पूरे इंडिया से जो है क्रीम बच्चे जो होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, IITs के, NITs के, वो आए हैं, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा। और मैं जो है छोड़ के वापस सागर चला गया, वहाँ अपना कुछ करने लगा। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, मेरा बैचमेट था जितेंद्र यादव, वो अभी MP इरिगेशन में AE है, वो कंटिन्यू लगा रहा, उससे मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी। उसका मेरे पास करीबन 1-1.25 साल बाद फ़ोन आया कि भाई मेरा जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया है और यार तुम भी होते तो यार तुम्हारा भी साथ में हो जाता। क्योंकि हम दोनों मतलब ऑलमोस्ट एक से एवरेज ही स्टूडेंट हुआ करते थे। और कुछ ऐसी परिस्थितियां घर पे भी बनी कि घर वालों ने बोला कि नहीं यार यहाँ सब आप छोड़ो छाड़ो और आप जाके तैयारी करो, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, होना नहीं होना एक बात की सिचुएशन है, लेकिन आप एटलीस्ट एफर्ट करो अपना, जाके एक बार तैयारी करो। तो मैं 2012 में फिर जो है वापस लौट के आया और ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। 2012 में आके मैंने ES मास्टर ज्वाइन करी थी कोचिंग क्लासेस। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने, जैसे आप तो मेरे साथ ही थे, तो ये तो मुझे पता है कि आपने कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। आपने कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, एक बार हमारे बच्चों को बताइए आप। सबसे पहले मैंने SSC JEE क्वालिफाई किया 2014-15। DSSB JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जिससे NDMC और MCD मेरे को मिला था। और फिर DSSB AE का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जिसके थ्रू मैं दिल्ली जल बोर्ड में डायरेक्ट AE ज्वाइन किया था मैंने। इसके अलावा मैंने UPPSC 2015 AE क्वालिफाई किया था, MPPSC AE एग्ज़ाम उत्तराखंड, राजस्थान। और एग्ज़ाम देने की जहाँ तक बात है तो एग्ज़ाम देने तो हम तिनसुकिया पहुंच गए थे, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। ये कहो ईस्ट में गए थे, वेस्ट गए होते तो पाकिस्तान क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंच गए होते। बिल्कुल। तो एग्जाम का दौर तो इस तरह था कि तेलंगाना भी एग्जाम देने गए, महाराष्ट्र भी गए, एग्जाम कोई नहीं छोड़ा, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, एग्जाम ज्यादा से ज्यादा हमने अटेम्प्ट किए। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप पहले कुछ भी रहे हों, लेकिन इसके बाद जैसे कि आपने रोहन सर से ये सीखा कि बीटेक में पहले स्टार्टिंग इनका जैसा भी रहा, लेकिन इसके बाद जैसे इनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि इधर मेरी लाइफ नहीं है, मेरी जो लाइफ है वो इस तरह पर पढ़ाई करना है, और 5th सेमेस्टर के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी को। और फिर इसके बाद इन्होंने एक ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत किया और अपने 5 से 6 एग्जाम क्वालिफाई किए। SSC JEE 2 बार इन्होंने क्वालिफाई किया, DDA JEE और PSU, आपके जो यूपी स्टेट के या किसी भी स्टेट के PSUs है ना, उनको 4 बार क्वालिफाई किया और अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड में। तो
आप लोगों को भी भाई संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलना। आप याद रख लीजिएगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बहुतों को मिल भी जाता है, लेकिन आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी। तो सिलेक्शन के बाद कैसे जर्नी आपकी चेंज हुई? देखिए, सर्विसेज में आने से पहले और सर्विसेज के बाद, सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद, दोनों एक लाइफ बहुत अलग होती हैं। सर्विसेज से पहले आपके लाइफ में एक ही एम होता है कि आपको जो है कुछ भी करके एक नौकरी चाहिए। लेकिन जो आपका एक रियल रोल होता है वो सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद शुरू होता है। एक जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, आप किसी भी सर्विसेज में हो, चाहे रोड से रिलेटेड हो, जैसे मेरी इमरजेंसी सर्विसेज है, वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, तो ये 24/7 सर्विसेज है। बिल्कुल। मतलब एक तरीके से अगर रात में भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमें रात में भी उसको अटेंड करना पड़ता है, रात रात भर खड़े होके काम करवाना पड़ता है। और अगर सेम हम अपना अगर सीवरेज को लेके हम बता दें, ये भी एक बहुत टिपिकल, अगर देखें तो सेंसिटिव इशू है। और अमूमन मेरे पास अगर देखे जाएं तो इन दोनों की कंप्लेंट्स और रिड्रेसल के लिए अप्रोक्सीमेटली 200 कॉल्स पर डे आते हैं। ओके। और बड़ी जिम्मेदारी से आपको हर आदमी को, हर पब्लिक को सेटिस्फाई करना है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, इन सबको आपको अप टू डेट पूरा डेटा बताना है। पूरा डेटा बताना है। और सबसे पहली चीज है कि आपको पब्लिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जी। ओके। तो रोहन सर, जब आप पढ़ाई करते थे तो किस तरीके से पढ़ते थे कि आपने इसके बाद, पहले कैसे थे और इसके बाद आपने ऐसी पढ़ाई किया कि लगातार बैक टू बैक 5 से 6 एग्जाम क्वालिफाई कर दिए? तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से अभी इस एज में गलती कर रहे हैं, कैसे इनको बचाया जा सकता है? देखिए, जो आपका प्रिपरेशन का जो फेस होता है, जो तैयारी का एक फेस होता है, उसमें 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो पर्सनली मैं पहले अपनी गलतियां बताऊंगा, मैं क्या करता था। मैं नोट्स तो मैंने अपने ले लिए थे, बना लिए थे। उस टाइम तक मार्केट में भी सारे अवेलेबल हो जाते थे नोट्स। जी। तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में जो मैं गलती करता था, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, मैं नोट्स पढ़ता रहता था। सारे सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स पढ़ लिए, लेकिन नोट्स का जो एप्लीकेशन होना है, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अटेम्प्ट नहीं करता था। या जो आपके कन्वेंशनल टाइप या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अटेम्प्ट नहीं करता था। बिल्कुल। तो कई सीनियर्स के साथ, और जैसे मेरे एक रूम पार्टनर हुआ करते थे, राजा भाई पांडे। तो अक्सर जब हम लोग रात में सोने के बाद, जब तैयारी के बाद जब सोते थे खाना आना खा के, तो अक्सर हम लोग डिस्कशन करते रहते थे। तो तब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सर, आप नोट्स हमेशा पढ़ते रहते हो, मेरे को आप कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हुए नहीं दिखते हो। तो मैंने कहा यार, ये तो एक कमी है। तो मैंने फिर क्या किया, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और एमसीक्यू क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड, मतलब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मैंने लगाना शुरू किए। ओके, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है, अनसॉल्व्ड। और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सॉल्व्ड क्वेश्चन लगाते रहते, क्वेश्चन देखते नीचे आंसर लगा रहता है, उनको लगता है कि 100 क्वेश्चन हमारे हो गए, और उनको अपनी गलती का पता नहीं होता कि हम कहाँ गलती करते हैं। सही है। तो जब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आप जब उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगाएंगे, तो आप पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन पे हर बार मिस्टेक करेंगे जहां आपने फर्स्ट टाइम की होगी। और वही पर्टिकुलर पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, वो फॉर्मूला आपको अपने नोट डाउन करके रखना है। और एक चीज मैंने फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, जब मैंने करीबन, ये मान लीजिए आप, 5-10 हजार एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने के बाद मैंने सारे स्टेट एग्जाम्स के, ईएस के, एसएससी के 20 साल के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की। उससे क्या होता है, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके सारे कवर हो जाते हैं। तो इसके बाद जब आप किसी एग्जाम में देने तो सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। और कई तो आपको 40 to 50% क्वेश्चन जो है आपको रिपीट भी मिल जाएंगे। एकदम। रोहन भाई, वो आपके मिनी नोट्स होते थे हाँ उस समय पे, बच्चों को उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या था? वो जो मेरे मिनी नोट्स होते थे, वो मैंने A4 साइज के पेपर पे बनाए थे। और जो मेरे नोट्स थे, उसमें से मैंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था।
एक MCQ क्वेश्चंस के लिए उसमें मैं सारे वन वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो वन वर्ड क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखता था, और सारे फॉर्मूला मैंने सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज बना रखे थे। तो मतलब इतने पतले जो मेरे नोट्स थे करीबन 60 पन्नों के, उसमें पूरी सिविल इंजीनियरिंग के 12, 13, 14 सब्जेक्ट जो हैं ऑलमोस्ट पूरे मेरे कवर्ड थे। और ऐसे ही स्ट्रेटेजी जो है मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बनाई थी। हर सब्जेक्ट में, जैसे आप हाईवे इंजीनियरिंग ले लीजिए, बिल्कुल उसमें 12 से 14 टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो वो 14 टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में बना लिए थे, और कभी भी कोई एग्जाम देने जाता था, अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो मैं अपने मिनी नोट्स रिवाइज करता था, जो रिवाइज करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे। और सेम जो है कन्वेंशनल के लिए हर टाइप का मैं एक कन्वेंशनल क्वेश्चन अपना रिवाइज कर लेता था, जिसको रिवाइज करने में मुझे 5 से 6 घंटे लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक मेजर रोल मेरा जो पकड़ थी कि मेरा रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता था, उसका एक ये सबसे बड़ा फैक्टर था। आपने प्रैक्टिस बहुत किया, बहुत टेस्ट सीरीज लगाए, बहुत टेस्ट दिए, हाँ, तो सक्सेस के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट सीरीज। आपके आपके कॉन्सेप्ट, सबसे पहला अगर सीक्वेंस बताऊं आपको, तो सबसे पहले आपके मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए। जब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो भाई उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, नहीं कॉन्सेप्ट पढ़े के रखे रह जाएंगे, आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं आप सबको बताता हूं, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन होता है? एग्जामिनर होता है, जो आपके दिमाग से खेलता है, वो आपको घुमा देगा क्वेश्चन में। जब आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी तो आप क्वेश्चन गलत कम करेंगे एग्जाम में। तो रोहन सर, और भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 से 5 साल हो गए वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए तो सिलेक्शन ना होना एक दूसरा फैक्टर होता है। देखो, अगर आपको 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये वर्कआउट करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस फेस पे गलती कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ जो पर्सनल स्टार्टिंग में जो एक डिसएडवांटेज था, या जो मैं गलती कर रहा था, कि मैं क्वेश्चंस नहीं लगाता था, सिर्फ नोट्स पढ़ता रहता था, नोट्स पढ़ता रहता था, याद करता रहता था। लेकिन जब मैंने MCQ क्वेश्चंस लगाना शुरू किए, तब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, और फिर मेरा मन भी खूब लगता था। एक दिन में मैं 200, 300 और 400 MCQ क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करने लगा था। तो ये आपको देखना, ये चीज़ आपको एक बार फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके पहली चीज़, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप ऐसे ग्रुप के साथ पढ़िए। आप कोचिंग के, जो आप कोचिंग में हो, वो वीडियो आप मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार दोबारा से बार बार आप उसको रिवाइज करो, और उसके बाद तुरंत आप जो है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस और अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एट अ टाइम आप सॉल्व कर लो। जैसे आपने 2 घंटे की क्लास सर्वे इंजीनियरिंग की करी, जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो एट अ टाइम ही आप क्लास के बाद तुरंत आप उसको सॉल्व कर लीजिए। रोहन सर, यहाँ पर एक चेंजेस हुआ है। चेंजेस ये हुआ कि एसएससी जो है ना, अब मेंस का पेपर में ऑब्जेक्टिव ही रख रही है। अच्छा, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो एई के लिए, किसी भी स्टेट की एई जहां पर कन्वेंशनल पेपर होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपने जो नोट्स के बारे में बताया ना, काफी हेल्पफुल होगा बच्चों को, क्योंकि किस तरीके के नोट्स बनाना था। अच्छा, बच्चों को एक प्रॉब्लम ये होती है, एज स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर्मूला भूल जाता है बार बार, क्या करें? देखो, फॉर्मूले के लिए तो मैंने क्या किया था, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता था, जैसे सॉइल मैकेनिक्स, जी, सॉइल मैकेनिक्स में बहुत फॉर्मूले हैं। बहुत फॉर्मूले हैं। तो मेरी आदत हुआ करती थी कि सुबह जब मैं उठता था, तो जब मैं चाय बनाता था या पीता था, उस समय तो मुझे कभी-कभार हम भी आ जाते थे। हाँ, तो उस समय जो है मुझे सॉइल मैकेनिक्स के जो है क्वेश्चन, वो मेरे रिवाइज करने का आधा घंटे का वो टाइम होता था। सुबह उठे, अपना चाय बनाई, पिए, और तो वो टाइम मेरा जो है सॉइल मैकेनिक्स का फिक्स था, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में इतने फॉर्मूले हैं कि अक्सर आदमी भूल जाता है। दूसरी चीज, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो जो फॉर्मूलेज है ना, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होते जाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस आप लिख के करोगे, देख के नहीं, पढ़ के नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा जब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो आपके हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपके सॉइल मैकेनिक्स हो गए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और फॉर्मूलेज हैं, वो एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो सर, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि आपने एक पॉइंट जो पॉइंट आउट किया था कि 5th 6th
7th सेमेस्टर से आपने स्टार्ट कर दिया था। अभी जैसे मैं बात बताऊं आपको कि एसएससी जेईई 5 से 6 महीना बचा हुआ, 5 मंथ है अभी। अगर वो बच्चे अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, जो अभी जस्ट स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं आफ्टर बीटेक या डिप्लोमा, क्या 5 महीने सफिशिएंट हैं एसएससी जेईई मेरे और एई हिसाब के से लिए? 5 महीने बिल्कुल सफिशिएंट है एसएससी जेईई के लिए। आप जो मेजर 5-6 सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे अपना सॉइल मैकेनिक्स हो सॉइल हो गया, गया, सर्वे हो बीएमसी हो गया, गया, बीएमसी हो गया, आपका स्ट्रेंथ ऑफ इस्ट मटेरियल हो गया और एफएम हो गया, एफ जिससे जो हाँ, मेजर पार्ट आता है, आप 6-7 सब्जेक्ट अपने फुल चूज कर कमांड, लीजिए बिल्कुल, और उसमें आप एक-एक सब्जेक्ट उठाइए। जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स उठाओ, उसको खत्म करो, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं 25 साल के एसएससी के क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज जो हैं, वो आप तुरंत लगाते जाओ, तो एक-एक सब्जेक्ट आपका खत्म होता जाएगा और आराम से आप 5 से 6 महीने में आप अपना ये 6-7-8 सब्जेक्ट का कवरेज करके आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। हो सकता है। तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, अभी भी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस बार भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, एसएससी जेईई हो या तो किसी भी स्टेट के एई को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात फोकस करिएगा कॉन्सेप्ट पे। हर सेशन में बताता हूं कि सबसे पहले आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, एक बार पीवाईक्यू में जाना होगा, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर इसके बाद आप एमसीक्यू पर जाएंगे, फिर आपका जो 4th स्टेप पे होगा वो टेस्ट सीरीज होगा, जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना तैयार है। और जहां पर भी जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं ना, फिर से रिवर्स जाकर फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। रोहन सर, एक बात और आपसे, तो आप एक कहानी बता रहे थे जब आप इंस्टीट्यूट पे वीडियो देख रहे थे मेरा, वो क्या सीन था? काफी फनी मोमेंट था जब आपके कुछ जूनियर, चूंकि अभी आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हाँ, अभी एक्चुअली मेरे यहाँ रिसेंटली कुछ एईज और जेईज का ज्वाइनिंग हुई थी पिछले 4-6 महीने में, तो कुछ 2-3 बच्चे जो है आपके कोचिंग से भी उधर आए थे। ओके ओके। तो तब मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से तैयारी की, तब उन्होंने मेरे को बताया कि हम प्रमोद सर के स्टूडेंट हैं। मैंने कहा प्रमोद सर जो है और हम साथ में पढ़ाई किया करते थे, वो टीचिंग लाइन में चले गए, हम यहाँ सर्विस लाइन में आ गए। तो वो तो एक अपना अपना डेस्टिनी है कि आदमी को किस लाइन में जाना है। तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि चलो मेरे दोस्त के जो है पढ़ाए हुए बच्चे मेरे ही पास जेई बन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस संघर्ष भरी, जो आपकी संघर्ष भरी कहानी थी, इसमें आप किसको इंपॉर्टेंट रोल देना चाहेंगे? इसमें आपके किसको आप रोल देना चाहेंगे? अब देखिए, इस संघर्ष में जो सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प की है ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने की है। फैमिली ने। मेरी मदर फादर का एक अपना अलग रोल रहा, वो तो परमात्मा ही है, समझ परमात्मा लीजिए, जी। है ना। धरती पे आने में ही उनका एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सिस्टर ने बहुत गाइड किया, बहुत मोटिवेट किया। जब भी कभी रिजल्ट आता था, सेलेक्ट नहीं होते थे और निराश हो जाते थे, तो सिस्टर काफी मोटिवेट करती थी और एक दोबारा से सुबह उठ के जो तैयार नई होके एनर्जी। एक नई एनर्जी के साथ जो हम लाइब्रेरी पहुंच जाते थे, तो उसमें जो है सिस्टर और मदर का एक बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में। बिल्कुल, इसीलिए आज हमारी बहन भी वहां पर है। तो बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ आप अपने पॉइंट बच्चों को बताइए। मेरा ये मानना है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कठिनाइयाँ आएंगी, कई बार चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उस समय आपको तैयारी छोड़ के भागना नहीं है। आप कोई टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर से पूछिए, टीचर से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका जो ग्रुप है पढ़ाई का, उस ग्रुप में आप उस चीज़ को डिस्कस कीजिए। जो पर्सनली मेरे को बहुत फायदा हुआ, मतलब अपने डाउट्स क्लियर करने में, क्योंकि कोचिंग तो आदमी एक बार कर लेता है, बार बार तो बिल्कुल कर नहीं पाता है। तो हमारा जो ग्रुप था पढ़ाई करने का, जैसे प्रमोद भाई थे, अंकित शुक्ला थे, आयुष आयुष था था। जो ईएस मास्टर में भी पढ़ा रहा है। तो हम सबका जो ग्रुप था, तो वो मेरे को कहीं भी डाउट होता था, कहीं मैं फंस जाता था, तो तुरंत मैं इन लोगों के पास पहुंच जाता था पूछने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से मेरी कहीं भी पढ़ाई रुक नहीं पाती थी। तो अगर रात में 10 बजे भी मुझे डाउट होता था, तो मेरा पढ़ने का जो ग्रुप था इतना अच्छा था कि मैं रात में 10 बजे उनके पास जाता था, आधे 1 घंटे हम लोग पढ़ते थे, डिस्कस करते थे और मैं तुरंत वो चीज क्रॉस करके अपना आगे बढ़ जाता था। रोहन भाई, वो जो डिस्कशन हम लोगों का होता था 1 घंटे, मैं आप सबको भी सजेशन एक देना चाहूंगा कि आप लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए 2 से 4 बच्चों का।
वहां अनवांटेड बातें ना हो जो आप लोग करते हैं। बातें ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूं सर, वहां पर ये फंस गया तो तुरंत भाई ये कैसे होगा, और अगर ऐसे नहीं तो फिर कैसे होगा, ऐसे भी तो हो सकता है। इससे होता क्या है कि चार के चारों लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उसमें एक नई एनर्जी आती है। और आप जब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हो ना तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। सेट हो जाता है, हाँ, क्योंकि काफी समय तक आप उसको देखते रहते हैं, क्योंकि देखने मात्र से ही प्यार होता है सर। एकदम सही बात है, आप किसी को भी ज्यादा देखिए प्यार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। आप पढ़ाई से ज्यादा देखिए, उसे ज्यादा टाइम दीजिए, उससे आपको प्यार हो जाएगा। जी जी, जिसको भी आप ज्यादा टाइम देंगे प्यार उसी से होगा। ये अब आप डिसाइड करिए टाइम किसको देना चाहते हैं। तो और आपका क्या कुछ बच्चों के लिए पॉइंट आउट, लास्ट पॉइंट है, बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे? क्या उनके मतलब अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा देखो, कुछ चंद लाइनें। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो मेरा ये मानना, जैसे मैंने अपना शेड्यूल क्या बना रखा था, जब मैं शाम को डेली 1 घंटे, हम लोग सारे मिलके करीबन 10-15 लड़के जो तैयारी करते थे, हम लोग 1 घंटे के लिए थोड़ा सा पार्क में दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जरूर जाते थे। उससे एक तो क्या है, हम लोग का फ्रस्ट्रेशन, दिन भर की थकान जो है निकल जाती थी। और जब भी आप डिमोटिवेट हो तो मोटिवेटेड वीडियो जरूर देखिए। बिल्कुल, अपने फोन में, अपने लैपटॉप में करीबन 15 से 20 मोटिवेटेड वीडियोस, मोटिवेटेड सॉन्ग्स आप ऐसे रखिए और उनको देख के आप तुरंत मोटिवेट हो जाएं, जिससे तुरंत आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाए। और मान लीजिए कोई चीज आपका एकदम जिसमें आप फंस रहे हो, तो फिर आप उसमें फर्दर टाइम वेस्ट मत करो, फॉर अ टाइमिंग आप उसको छोड़ो, स्किप करो और आप आगे बढ़ो। और कल जब आप दोबारा क्लास में जाओगे, आप क्लास करोगे, उस टाइम आप वो सर से पूछो या आपस में आपका जो ग्रुप है आप उसमें डिस्कस करो। 100% वो क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। जब तक आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आपकी सिली मिस्टेक्स बंद नहीं होंगी, आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे। और उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और हमारे एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करो। जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम हो आप जाओ और उनको आप अटेम्प्ट करो। और अब जैसे एसएससी जो आपका सेकंड पार्ट हो गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो आप गेट के भी करीबन 20 साल के जो क्वेश्चंस है ना, उनको भी आप थॉरोली जो है सॉल्व करिए, जिससे आप जो सेकंड स्टेज है एसएससी का, वो आसानी से आपका क्लियर हो। क्योंकि सर इस समय मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले होता था एसएससी थोड़ा सा आसान हो जाता था, लेकिन तब रिसोर्सेज भी कम थे हमारे पास। हाँ। रिसोर्सेज भी काफी कम थे। आज पेपर थोड़ा टफ बन रहा तो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, इजिली सब कुछ मार्केट में मिल जाता हमको। बिल्कुल बिल्कुल। आप यूट्यूब पर जाइए, ढेरों वीडियो मिल जाएंगी आपको, हर चैनल की वीडियो मिल जाएंगी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। तो पहले रिसोर्सेज कम थे तो पेपर आसान आता था, अब रिसोर्सेज बढ़ गए हैं तो पेपर का लेवल भी हो गया, तो आपको उसी लेवल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो थैंक यू रोहन सर, थैंक यू। और आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। तो आप लोग भी यार मेहनत करो, एकदम सिलेक्शन लो और आपको भी यहाँ आने का मौका मिले। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।